हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल शेयर विद अशोक। तो फ्रेंड्स, आज हम एवीएफएम की जो आपकी मैकमिलन की बुक है उसमें कुछ 4-5 न्यूमेरिकल्स हैं मॉड्यूल बी और मॉड्यूल सी में, उसी को कवर कर दे रहे हैं क्योंकि टेलीग्राम पर बहुत सारी स्टूडेंट्स की क्वेरी आ रही हैं कि सर ये कैसे सॉल्व होगा, वो कैसे सॉल्व होगा। तो बेहतर है कि मैं एक अपनी तरफ से इनिशिएटिव लेकर के इसको सॉल्व करवा देता हूँ। वैसे भी हमने बहुत ज़्यादा कंटेंट कवर नहीं किया है एवीएफएम में, तो कम से कम जितना हो सके वही बेस्ट है। ठीक है, तो ये है फ्रेंड्स जो है चैप्टर नंबर 8 फाइनेंशियल एंड ऑपरेटिंग लेवरेज चैप्टर का नाम है। उसमें जो है क्वेश्चन नंबर 1 है मैकमिलन की बुक से, क्वेश्चन नंबर 1 गिवन है आपके सामने। वैसे तो मैंने कॉन्सेप्ट पढ़ाया हुआ है और मेरा पढ़ाया हुआ कॉन्सेप्ट यदि आपके दिमाग में है तो मुझे नहीं लगता कि इसको मुझे सॉल्व करवाने की आवश्यकता होनी चाहिए अगर आप समझे हुए हैं चीज़ों को, क्योंकि एग्जैक्टली ऐसा ही न्यूमेरिकल मैं करवा चुका हूँ आपके वीडियो लेक्चर्स में। लेकिन कोई बात नहीं है, सॉल्व करके देख लेते हैं, क्योंकि हो सकता है क्वेश्चन डायरेक्टली अगर पूछ लिया जाए, जो कि चांसेस बहुत रहते हैं, तो अपने लिए फ़ायदे का ही सौदा रहेगा, 1 नंबर मिल सकता है। ठीक है, देखिए गिवन है ऑपरेटिंग फिक्स्ड कॉस्ट 20,000 रुपये, सेल्स हमारी 1 लाख रुपए की हुई है, पीबी रेशियो 40% है। आपको डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लेवरेज कैलकुलेट करना है। तो सबसे पहले फार्मूला पता होना चाहिए, डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लेवरेज इक्वल टू होता है फ्रेंड्स कंट्रीब्यूशन अपॉन EBIT। डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लेवरेज होता है कंट्रीब्यूशन अपॉन EBIT। डिग्री ऑफ फाइनेंशियल लेवरेज क्या होता है, अब बात कर रहे हैं तो तीनों फार्मूले देख लेते हैं। ये होता है फ्रेंड्स EBIT अपॉन EBT, है ना। डिग्री ऑफ फाइनेंशियल लेवरेज पूछेगा तो EBIT को डिवाइड करेंगे EBT से। EBIT अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स, अर्निंग बिफोर टैक्स। ओके, डिटेल में चर्चा हुई है। DCL बोलते हैं या DTL बोलते हैं, डिग्री ऑफ कंबाइंड लेवरेज या डिग्री ऑफ टोटल लेवरेज, है ना। DCL या DTL बोलते हैं, कंबाइंड लेवरेज या टोटल लेवरेज बोल देते हैं। तो उसका फार्मूला होता है ये देखिए, अगर इसको मल्टीप्लाई करें उसी से बनता है, तो EBIT से EBIT कैंसिल होगा, ऊपर कंट्रीब्यूशन हो जाएगा, ऊपर में कंट्रीब्यूशन और नीचे में EBIT होता है, EBT अर्निंग बिफोर टैक्स होता है। ये है फार्मूला। इन केस वैसे तो मैंने पढ़ाया हुआ है, बट फिर भी लगे हाथों हमने रिवाइज कर लिया। हमें लगाना क्वेश्चन में न्यूमेरिकल सॉल्व ये करना है। ठीक है, डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लेवरेज का फार्मूला कंट्रीब्यूशन अपॉन EBIT होता है। कंट्रीब्यूशन कैसे निकालते हैं, EBIT कैसे निकालते हैं, अगर आपको याद हो एक टेबल बनाई जाती थी। सबसे पहले फ्रेंड्स हमारे पास सेल्स होती थी, सेल्स में से हम वेरिएबल कॉस्ट घटाया करते थे, जो बनता था उसे हम कंट्रीब्यूशन बोलते थे। क्या बोलते थे, कंट्रीब्यूशन बोलते थे। फिर कंट्रीब्यूशन में से फिक्स कास्ट घटाया करते थे। ठीक है, कंट्रीब्यूशन में फिक्स कास्ट घटाया करते थे। फिक्स कास्ट घटाने के बाद जो कुछ भी बनता था उसे ही हम EBIT अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स बोलते थे। फिर इसमें से इंटरेस्ट घटाते थे, जो भी लोन वगैरह लिया है, तो जो बचता था अर्निंग बिफोर टैक्स बचता था, क्योंकि आई निपट जाता था। फिर इसमें से हम टैक्स घटा दिया करते थे, जो भी टैक्स 30% 35%, तो हमारा जो बचता था उसे हम अर्निंग EAT बोलते थे, या EAT बोलते थे, अर्निंग आफ्टर टैक्स, या इसी को PAT भी बोल दिया जाता था, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। टैक्स घटाने के बाद में चाहे अर्निंग आफ्टर टैक्स चाहे प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, ये ऐसे चलता है। चैप्टर नंबर 8 आपका पूरा इसी सीक्वेंस में चलता है। ये सीक्वेंस याद रहना चाहिए, न्यूमेरिकल का सॉल्व करने में काम आएगा। लेकिन कभी कभी क्वेश्चन में ट्विस्ट हो जाता है। ट्विस्ट क्या होता है, आपको वेरिएबल कॉस्ट ना दे करके सीधे जो है PV रेशियो दे देते हैं, जो कि इस क्वेश्चन में भी इन्होंने किया हुआ है। अब यहाँ वेरिएबल कास्ट कहीं नहीं दे रखी है। देखिए हमारे पास सेल्स है, यस 1 लाख रुपए की सेल्स है। हमारे पास फिक्स कास्ट है, यस ऑपरेटिंग फिक्स कास्ट 20,000 रुपए की है। क्या हमारे पास वेरिएबल कास्ट है, नहीं। तो वेरिएबल कास्ट ना दे करके PV रेशियो दिया है। अब सवाल है कि अगर वेरिएबल कास्ट ना पता हो तो फार्मूला क्या है, वेरिएबल कास्ट कैसे निकालते हैं। तो फ्रेंड्स वेरिएबल कास्ट इक्वल टू होता है सेल्स इंटू PV रेशियो, ये होता है इसका फार्मूला। वेरिएबल कास्ट निकालने का फार्मूला नहीं, सॉरी वेरिएबल कास्ट नहीं, ये कंट्रीब्यूशन का फार्मूला होता है। आई एम सॉरी, ये कंट्रीब्यूशन का फार्मूला होता है। कंट्रीब्यूशन, सीधे कंट्रीब्यूशन निकलेगा, वेरिएबल कास्ट निकालने की जरूरत नहीं, सीधे कंट्रीब्यूशन ही निकाल देगा। ये कंट्रीब्यूशन का फार्मूला होता है सेल्स इंटू आपकी PV रेशियो। अब सेल्स कितने की हुई है, 1 लाख रुपए की, तो मैंने यहाँ 1 लाख रुपए लिख लिया, इंटू PV रेशियो कितना है हमारा 40% है, तो 1 लाख का 40% कितना होगा, 1 लाख का 40% हमारा 40,000 रुपये हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 40,000 रुपये। तो यानी कि मैं सीधे सीधे अगर इस सवाल में चाहूँ तो कंट्रीब्यूशन इक्वल टू 40,000 रुपये लिख सकता हूँ। बोलिए कोई दिक्कत है यहाँ पर,
मैंने कंट्रीब्यूशन सीधे लिख दिया, वेरिएबल कास्ट मुझे नहीं पता है। लेकिन अगर मैं आपसे पूछूं कि वेरिएबल कास्ट कितनी होगी तो अब आप बता सकते हो। क्यों? क्योंकि सेल्स 1 लाख में से कितना घटाऊं कि जो है कंट्रीब्यूशन 40,000 आ जाए। इसका मतलब 60,000 रुपये हमने घटाया, तो हमारी वेरिएबल कास्ट कितनी है? 60,000 रुपये है। पहले नहीं पता था, पहले नहीं पता था। मैं ये इसलिए बता दे रहा हूँ, हो सकता है क्वेश्चन घुमा दे, क्वेश्चन में ये ना पूछे आपसे जो यहाँ पूछा गया है कि आप ये ऑपरेटिंग लेवरेज निकालो, आपसे ये पूछ ले कि इसकी वेरिएबल कास्ट ज्ञात करिए। 1 नंबर का सवाल घुमाया, बताइए इस डेटा में वेरिएबल कास्ट कितनी होगी, तो वेरिएबल कास्ट 60,000 रुपये कैसे निकली? हमने सीधे कंट्रीब्यूशन कैलकुलेट किया इस फार्मूले से, कंट्रीब्यूशन का फार्मूला निकाला, सेल्स गुणे पीबी रेशियो। सेल्स 1 लाख की दे रखी थी, पीबी रेशियो 40% का दे रखा था, उससे कैलकुलेट किया तो 40,000 आ गया, कंट्रीब्यूशन 40,000। हमें पता है कि सेल्स में से वेरिएबल कास्ट घटाने पर ही कंट्रीब्यूशन आता है। कंट्रीब्यूशन आया कितना है? 40,000। 1 लाख की सेल्स हुई है, कंट्रीब्यूशन अगर 40,000 है, इसका मतलब वेरिएबल कास्ट शुड भी 60,000। 1 लाख में से 60,000 घटाएं तभी ये 40,000 40,000 हमारा मिलेगा। अब इस 40,000 में से हमें 20,000 रुपये और घटा देना चाहिए। 40,000 है ना, कंट्रीब्यूशन में से फिक्स कास्ट घटाएंगे तो हमें क्या मिलता है? अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स। ठीक है, तो ईबीआईटी, तो ईबीआईटी कितना हो जाएगा? 40,000 में से 20,000 घटाए तो 20,000 निकल आया। तो देखिए हमारे पास में कंट्रीब्यूशन कितना हो गया? 40,000 रुपये, और ईबीआईटी कितना हो गया? 20,000 रुपये। बोलिए कोई डाउट है यहाँ तक? कोई डाउट नहीं होना चाहिए। देखिए डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लेवरेज का फार्मूला मैंने आपको बताया था, कंट्रीब्यूशन अपान ईबीआईटी, अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स। ठीक है, कंट्रीब्यूशन का फार्मूला क्या निकाला था हमने? सेल्स इनटू पीवी रेशियो। ठीक है, सेल्स कितने की? 1 लाख रुपए की, पीवी रेशियो कितना? 40%। 1 लाख का 40% निकाला, हमारा 40,000 रुपये निकल आया। तो दिस इज कंट्रीब्यूशन, हमने यहाँ 40,000 रुपये रख दिया उठा करके। ईबीआईटी कैसे निकलेगा? ईबीआईटी वही टेबल की सहायता से। टेबल क्या बोलती है कि सबसे पहले सेल्स लो, उसमें से वेरिएबल कास्ट घटाओ, फिर तुम्हारा कंट्रीब्यूशन निकलेगा। हमारा कंट्रीब्यूशन ऑलरेडी निकल चुका है तो 40,000 लिख दिया, उसमें से फिक्स कास्ट को घटाइए। फिक्स कास्ट कितना हमारी है? 20,000 रुपये, इट इज़ गिवन इन योर क्वेश्चन। ठीक है, इसको घटाया तो बचा 20,000 रुपये। और ये क्या चीज़ होती है? कंट्रीब्यूशन में से फिक्स कास्ट घटाने पर हमारा ईबीआईटी आता है। क्या आता है? ईबीआईटी। तो हमारा ईबीआईटी 20,000 निकल आया, उठा करके यहाँ 20,000 रख दीजिए। 20,000 दूना 40,000। सो योर ऑपरेटिंग लेवरेज इज 2 या इसी को 2 टाइम्स भी लिख देते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। इसी क्वेश्चन में और ज़्यादा बढ़ाए और चीज़ें आपसे पूछने लगे, मान लो आपसे पूछ लेता डिग्री ऑफ फाइनेंशियल लेवरेज पूछ ले, एग्जाम्पल के तौर पर बता रहा हूँ, पूछा नहीं है लेकिन हो सकता है पूछ ले, तो मना थोड़ी ना कर सकते कि सॉल्व नहीं करेंगे। ठीक है, तो उस केस में डिग्री ऑफ फाइनेंशियल लेवरेज का फार्मूला होता है, ईबीआईटी को ऊपर रखिए, जो यहाँ पर नीचे है उसको ऊपर रख दीजिए, अपान ईबीटी, है ना, ये हो जाएगा। ईबीआईटी कितना है? 20,000 माइनस इसमें से आई घटाना पड़ेगा। ईबीटी पता करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? ईबीटी, अर्निंग बिफोर टैक्स पता करने के लिए इंटरेस्ट घटाना पड़ेगा। क्वेश्चन में कहीं इंटरेस्ट की कोई बात नहीं हुई है, इसलिए हम इसको सॉल्व नहीं कर सकते। लेकिन मान लो अगर इसी क्वेश्चन में दिया होता कि बैंक से हमने बारोइंग कर रखी है 10% रेट ऑफ इंटरेस्ट पर 5 लाख रुपए, फॉर एग्जाम्पल इसी क्वेश्चन में बैंक से बारोइंग है 5 लाख रुपए 10% के हिसाब से, तो 5 लाख का 10% कितना हो गया? 50,000 रुपये। इसका मतलब हमारा जो इंटरेस्ट है, लोन है, लोन का पैसा वो 50,000 रुपये हो जाता। ठीक है, तो 50,000 बहुत ज़्यादा हो जाएगा, मान लो 1 लाख रुपए ले लिया है तो 1 लाख रुपए 10,000 हो जाएगा। यानी हमने बैंक से 1 लाख रुपए 10% इंटरेस्ट पर लिया हो तो हमारा ब्याज हो गया 10,000 रुपये। कितना ब्याज देंगे साल का? 10,000 रुपये। अब इसमें से इंटरेस्ट कितना घटा देंगे? 10,000 रुपये, तो बचा कितना? 10,000 रुपये बचे। 20,000 में से 10,000 घटा, 10,000 बचा। इसे अर्निंग बिफोर टैक्स बोल देते हैं। इसे क्या बोलते हैं? ईबीटी, अर्निंग बिफोर टैक्स। कितना? 10,000 रुपये अर्निंग बिफोर टैक्स आ जाता। तो बस ईबीआईटी कितना था हमारा? वहाँ पे देखिए 20,000 रुपये आया था, और ईबीटी कितना है? 10,000, तो ये भी 2 हो जाता। ठीक, और अगर मान लीजिए कंबाइंड लेवरेज डीसीएल पूछ ले आपसे, तो बस इन दोनों को गुणा कर दीजिए, 2 गुणे 2, 2 वहाँ पर भी था, 2 यहाँ पर भी, 4 आ जाएगा। या ना मन माने तो फार्मूला लगा दीजिए। कंबाइंड लेवरेज का फार्मूला क्या होता है? ये हटता है और ये हट जाता है फ्रेंड्स। ओके, तो होता है कंट्रीब्यूशन अपान ईबीटी, कंट्रीब्यूशन अपान ईबीटी। कंट्रीब्यूशन कितना है हमारा? 40,000 रुपये का। ईबीटी कितना है हमारा? ईबीटी अभी निकाला था 10,000 रुपये का, 10,000 रुपये काट दीजिए, 4 आ गया। ठीक है, बस हो गया मेरे ख्याल से, एनफ समझने की बात थी। ठीक है, 2 आ गया, कोई नई चीज़ नहीं सीखी है, ऑलरेडी यूज कर चुके हैं। देखिए वही है, कंट्रीब्यूशन कैसे निकालते हैं? सेल्स इनटू पीबी रेशियो से निकाल लिया, 40% करके 40,000 आ गया कंट्रीब्यूशन। आफ्टर दैट सेल्स 1 लाख की, वेरिएबल कास्ट पता नहीं है, कंट्रीब्यूशन सीधे 40,000 आ गया, फिक्स कास्ट उसमें से 20,000 घटाई तो ईबीआईटी हमारा 20,000 आ गया।
डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लवरेज, कंट्रीब्यूशन को डिवाइड किया EBIT से, कंट्रीब्यूशन इस 40,000, EBIT हमारा आया हुआ है 20,000, आ गया 2 टाइम्स, ठीक है। उसके हम इसी चैप्टर में दूसरा क्वेश्चन नंबर 5 है मेरे ख्याल से। क्वेश्चन फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन कैलकुलेट द डिग्री ऑफ कंबाइंड लवरेज, ठीक है। चलिए, ये आपकी मैकमिलन बुक में चैप्टर नंबर 8 का क्वेश्चन नंबर 5 है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 है मेरे ख्याल से, सेम क्वेश्चन गिवन है। देखिए अब यहाँ पर क्या है, कैलकुलेट द डिग्री ऑफ कंबाइंड लवरेज। अभी मैंने आपको डिग्री ऑफ कंबाइंड लवरेज का फार्मूला बताया था, कंट्रीब्यूशन अपॉन अर्निंग बिफोर टैक्स, EBT। यानी हमें कंट्रीब्यूशन चाहिए और हमें अर्निंग बिफोर टैक्स चाहिए, ठीक है। 2 चीज़ें निकालनी, कंट्रीब्यूशन, अर्निंग बिफोर टैक्स। तो हम क्या करेंगे, वही टेबल बनाएंगे। सबसे पहले सेल्स ले लिया, सेल्स कितनी है देख लीजिए, 20 लाख रुपए की, ओके। कितने की सेल्स है, 20 लाख रुपए की। उसमें से वेरिएबल कास्ट को घटाते हैं फ्रेंड्स, वेरिएबल कास्ट को घटाते हैं और जो बचता है वो क्या निकलता है हमारा, कंट्रीब्यूशन। क्या निकल कर आता है, कंट्रीब्यूशन। और अभी हमने फार्मूला देखा था डिग्री ऑफ कंबाइंड लवरेज का, कंट्रीब्यूशन अपॉन अर्निंग बिफोर टैक्स, EBT, हमें यही चाहिए। तो कंट्रीब्यूशन आ जाता। वेरिएबल कास्ट कितनी है, यहाँ दिया हुआ है 40%। 40% किसका, सेल्स का। तो 20 लाख का 40% कितना हो जाएगा, 8 लाख रुपए। कितना हो जाएगा, 8 लाख रुपए। तो कंट्रीब्यूशन कितना निकल आएगा, 20 लाख में से 8 लाख घटाओगे 12 लाख रुपए, 12 लाख रुपीज आ जाएंगे, ठीक है। 20 लाख सेल्स हैं, वेरिएबल कास्ट आपकी 8 लाख आई। कैसे, 20 लाख का 40% गिवन है, वेरिएबल कास्ट इज 40% ऑफ वेरिएबल सेल्स का 40%, ठीक है। आफ्टर दैट कंट्रीब्यूशन निकला है, कंट्रीब्यूशन में से फिक्स कास्ट को घटा देते हैं। तो फिक्स कास्ट को घटाने के बाद जो आता है उसे क्या बोलते हैं फ्रेंड्स, हम अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स, EBIT बोलते हैं। फिक्स कास्ट है कितनी, यहाँ दे रखा है 10 लाख रुपए, चलिए ठीक है, 10 लाख रुपीज़ दिया है। तो फिक्स कास्ट को जब हमने घटाया तो बचा 2 लाख रुपीज़। कितना बचा, 2 लाख। ये 2 लाख क्या है, अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स। हमें चाहिए क्या, अर्निंग बिफोर टैक्स। दैट मीन्स कि आई से छुटकारा लेना पड़ेगा। आई कितना है, क्वेश्चन दिया हुआ है 10 लाख रुपए की बारोइंग 8% पर एनम के हिसाब से। तो 10 लाख का 8% 80,000 रुपये, यानी इंटरेस्ट कितना, 80,000 रुपीज़ इंटरेस्ट हम पे करेंगे। तो आई से छुटकारा लेने के बाद ये EBT बचेगा, अर्निंग बिफोर टैक्स, कितना, 1,20,000 रुपये, 1,20,000 रुपीज़ बचा, ठीक। बस अब सारी वैल्यू आपकी आ गई, उठा करके पुट कर दीजिए। कंट्रीब्यूशन कितना है, 12 लाख रुपीज़, कंट्रीब्यूशन कितना है, 12 लाख, और EBT कितना है, 1,20,000। तो अब अगर काटोगे तो ऑब्वियसली 10 टाइम्स है ना, उसका 10 गुना है। सो दैट इज़ योर आंसर, इट इज़ 10 टाइम्स। डिग्री ऑफ कंबाइंड लवरेज 10 टाइम्स। सब पढ़ाया हुआ है भाई, कुछ छोड़ा नहीं है, और बड़े ही मन से और बड़े इत्मीनान से आपको समझाया हुआ है। दिमाग अगर ओपन रख करके जाओगे और कॉन्सेप्ट को समझ करके जाओगे तो आप 100% बता रहा हूँ, हो सकता है 5 नंबर की केस स्टडी भी आ जाए, इस पर आप सॉल्व कर पाओगे, ठीक है। तो ये हो गया। अब इसमें भी मान लीजिए जो है आपसे पूछ ले डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लवरेज, आपसे पूछ ले तो क्या होगा, कंट्रीब्यूशन अपॉन EBIT, है ना। तो कंट्रीब्यूशन कितना आया था, याद करिए, कंट्रीब्यूशन आया था हमारा 12 लाख रुपए, 12 लाख रुपए कंट्रीब्यूशन निकला था, डिवाइडेड बाई EBIT कितना आया था, 2 लाख रुपए, अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स, याद करिए 2 लाख रुपए, है ना। तो अगर ये 2 लाख है तो ये 6 हो जाएगा, ठीक। डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लवरेज, डिग्री ऑफ फाइनेंशियल लवरेज, डिग्री ऑफ DFL, डिग्री ऑफ फाइनेंशियल लवरेज होता है आपका EBIT ऊपर हो जाता है फ्रेंड, डिवाइडेड बाई EBT होता है। तो EBIT कितना है हमारा, 2 लाख रुपए, याद करिए 2 लाख रुपए है, डिवाइडेड बाई अर्निंग बिफोर टैक्स, उसमें से 80,000 रुपये इंटरेस्ट घटाया था तो 1,20,000 रुपये बचे थे, ओके। तो 2 लाख को 1,20,000 से डिवाइड कर देना है, ये लगभग 1.6 या 6.7 आ जा रहा है, ठीक है। तो ये इन केस अगर पूछ ले मान लीजिए तो सारे आंसर हैं, वो टेबल एक बार बनी, सारे क्वेश्चन सॉल्व, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर, ये वही जो मैंने आपको समझाया है वही चीज़ यहाँ लिखी हुई है, ठीक है। कैपिटल इन्वेस्टमेंट डिसीजन, ARR पूछा गया है, एवरेज रेट ऑफ रिटर्न, ठीक है। आपसे पूछा गया है ARR कैलकुलेट करने के लिए। तो मैंने बताया था आपको कि ARR इन्होंने वैसे बेसिकली 3 तरीक़ों से सॉल्व करवाया है, लेकिन अगर एग्जाम में आपसे पूछा जाएगा तो आपको फार्मूला क्या यूज करना है, ARR इक्वल टू एवरेज प्रॉफिट डिवाइडेड बाई एवरेज इन्वेस्टमेंट, ये फार्मूला यूज करना है। एवरेज प्रॉफिट कितना है डिवाइडेड बाई एवरेज इन्वेस्टमेंट कितना किया गया है,
ठीक है। सवाल है एक कंपनी जो है वो 1 करोड़ रुपए इन्वेस्ट कर रही है। कितना इन्वेस्ट कर रही है? 1 करोड़ रुपए एक प्रोजेक्ट में, जिसकी लाइफ 5 साल की है। नो रेजिडुअल वैल्यू। रेजिडुअल वैल्यू का मतलब कि अगर आप इसको भंगार में बेचोगे इस प्रोजेक्ट की जो मशीन वगैरह, तो उससे कुछ पैसा आपको मिलेगा नहीं। ये कहाँ काम आता है? यानी कि रेजिडुअल वैल्यू इक्वल टू 0 होने का फायदा ये हुआ कि जब हम इन्वेस्टमेंट का एवरेज करते हैं, इन्वेस्टमेंट एवरेज इन्वेस्टमेंट निकालते हैं, तो हम क्या करते हैं, इनिशियली कितना इन्वेस्ट किया है, इनिशियल कितना इन्वेस्टमेंट है, प्लस रेजिडुअल वैल्यू या इसी को स्क्रैप वैल्यू भी बोल देते हैं, उसी में स्क्रैप वैल्यू जोड़ते हैं, डिवाइड बाई 2 करते हैं। ठीक है, डिवाइड बाई 2 करते हैं। सोचो अगर ये 1 करोड़ का प्रोजेक्ट बेचने के बाद में हमको 5 लाख रुपए या 10 लाख रुपए और मिल जाते हैं, बेचने पर हमारी रेजिडुअल वैल्यू कितनी होती? 10 लाख रुपीज़। तो अगर 10 लाख रुपए और मिलते तो 1 करोड़ प्लस 10 लाख और इसी में जोड़ते, 1 CR में 10 करोड़ और जोड़ते, फिर उसका एवरेज ले लेते। लेकिन चूंकि सवाल में ऐसा दे नहीं रखा, रेजिडुअल वैल्यू 0 है, तो हमारे लिए एवरेज इन्वेस्टमेंट निकालना आसान है। एवरेज इन्वेस्टमेंट कितना हो जाएगा? 1 करोड़ प्लस रेजिडुअल वैल्यू 0 हो गई, रेजिडुअल वैल्यू या फिर स्क्रैप वैल्यू 0 है, डिवाइडेड बाई 2। 1 करोड़ का आधा करेंगे तो 50 लाख हो जाएगा। मैं 0 वगैरह नहीं लगा रहा हूँ, 1 करोड़ में 0 और 50 लाख में 0, आप लैंग्वेज से समझ लीजिए। ठीक है, तो एवरेज इन्वेस्टमेंट कितना निकला है हमारा? 50 लाख रुपए। एवरेज हमारा प्रॉफिट कितना है या एवरेज हमारा रिटर्न कितना है? एवरेज प्रॉफिट कैसे निकलेगा? टोटल, देखो यहाँ फिर आगे दिया हुआ है, इफ द टोटल इनकम फ्रॉम द प्रोजेक्ट इज एक्सपेक्टेड टू बी 60 लाख। टोटल कितना प्रॉफिट या टोटल कमाई कितनी करेंगे हम? 60 लाख रुपए की। कितने की करेंगे? 60 लाख रुपए की टोटल कमाई करेंगे। कितने वर्षों में करेंगे? 5 साल में। तो औसतन हर साल कितना होगा प्रॉफिट? 12 पंचे 60, 12 लाख रुपीज़ का हर साल प्रॉफिट कितना होगा? 12 लाख रुपए का। तो आप देखिए ARR क्या कहता है? ARR बोलता है, व्हाट डज ARR से? एवरेज प्रॉफिट यानी कि 12 लाख का डिवाइडेड बाई एवरेज इन्वेस्टमेंट मतलब 50 लाख का गुणे 100, ये होता है ARR। ठीक है, एवरेज रेट ऑफ रिटर्न निकालने के लिए एवरेज प्रॉफिट कितना है? 12 लाख रुपए। कहाँ से आया? टोटल 5 वर्षों का प्रोजेक्ट है और उसमें टोटल इनकम हमें 60 लाख की होगी, तो सालाना कितनी होगी? औसतन कितनी होगी? अगर 5 साल में 60 लाख रुपए का है तो हर साल औसतन 12 लाख रुपए का होगा, तो इसलिए 12 लाख। और एवरेज इन्वेस्टमेंट कैसे निकालते हैं? जितना शुरू में आपने इन्वेस्टमेंट किया है प्लस जितनी रेजिडुअल वैल्यू या स्क्रैप वैल्यू है उसको जोड़ लीजिए। यहाँ चूंकि स्क्रैप वैल्यू है नहीं इसलिए 0। अगर क्वेश्चन में दिया होता मान लो 10 लाख रुपए, तो 1 करोड़ में 10 लाख और जोड़ते, 1 करोड़ 10 लाख होता, फिर उसका आधा करते, तो 55 लाख आता है यहाँ पर। ठीक है, चूंकि 0 वैल्यू दे रखी तो इसलिए 1 करोड़ का सीधे आधा कर दिया, 50 लाख आ गया। तो बस औसतन प्रॉफिट डिवाइडेड बाई औसतन एवरेज प्रॉफिट डिवाइडेड बाई एवरेज इन्वेस्टमेंट इंटू 100। ठीक है, बस इसको इससे कैंसिल आउट कर दीजिए, 50 दूनी 100, 12 दूनी 24, 24% आपका ARR निकल करके आ गया। एवरेज रेट ऑफ रिटर्न 24% निकल करके आ जाएगा। ये आपके चैप्टर नंबर 9 का क्वेश्चन है। चैप्टर नंबर 9 में मेरे ख्याल से क्वेश्चन नंबर 5 है या 1 है, देख लीजिएगा, मैकमिलन बुक से ही है। ठीक है, कैसे सॉल्व किया आपको दिख गया? ओके, वही बात जो मैंने आपको बताई है, इनिशियल इन्वेस्टमेंट प्लस साल्वेज वैल्यू, स्क्रैप वैल्यू है ना, रेजिडुअल वैल्यू चाहे जो कह लीजिए। तो 1 करोड़ में 0, 50 लाख हो गया। एवरेज प्रॉफिट, टोटल प्रॉफिट या टोटल इनकम डिवाइडेड बाई नंबर ऑफ ईयर, ये 12 लाख हो गया। उठा करके इसको डिवाइड मार दिया, ARR निकल आया। अब आते हैं चैप्टर नंबर 10। अब ये है मेरे ख्याल से इस पूरे सिस्टम का सबसे खतरनाक क्वेश्चन। चैप्टर नंबर 10 में हमने जो है एक क्वेश्चन लिया है, ये भी क्वेश्चन नंबर 5 होगा, है ना। क्वेश्चन ये है IRR कैलकुलेट करना है आपको। क्या करना है? IRR। मेरी आपसे सजेशन रहेगी ना, यदि ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ जाता है, मान लो यही आ गया और किस्मत से याद है तो ठीक है, अदरवाइज अगर कैलकुलेशन करने पर आ गए ना और 1 नंबर का है तो छोड़ दीजिएगा। मेरी बात समझिए, यदि ये क्वेश्चन 1 मार्क्स का आता है तो इसको किस केस में अटेंड करिए? पहली बात, छोड़ देना है। दूसरी बात, जब आपको लगता है कि कुछ और नहीं आ रहा है और मेरे पास टाइम है, देन गो फॉर IRR। क्योंकि क्या है ना कि 10 साल के लिए जो है कैलकुलेशन है और 10 साल के लिए कैलकुलेशन बहुत ज़्यादा लेंदी हो जाएगी। ठीक है, इसलिए मेरा सजेशन रहेगा लीव इट। ठीक है, चलो कोई नहीं, फिर भी हमें कैलकुलेट करना है, या फिर इससे पहले एक और क्वेश्चन कर लेते फिर इसको करते हैं। एक और क्वेश्चन है वो कर लेते हैं। ये है, ये आपका क्वेश्चन है, ये आखिरी क्वेश्चन है। इसके बाद हम IRR दोबारा फिर से कर लेंगे, अभी कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर, ये चैप्टर नंबर 14 का क्वेश्चन है। ठीक है, वहाँ पर देखिए
द शेयर ऑफ अ कंपनी इज कोटेड एट 40 रुपीज़ पर शेयर, यानी कि कंपनी का जो शेयर है वो 40 रुपये पर शेयर के हिसाब से कोट होता है। लास्ट ईयर इन्होंने 4 रुपये का डिविडेंड पे किया था, यानी कि लास्ट ईयर द फर्म पेड डिविडेंड ऑफ 4 रुपीज़। द एस्टिमेटेड ग्रोथ ऑफ द कंपनी इज अप्रॉक्सीमेटली 16% पर ईयर एंड द रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न इज 20%, यानी कि R इक्वल टू 20% है, जिसे 0.20 लिख सकते हैं। और ये G है फ्रेंड्स, 16% जो ग्रोथ दिखा रहा है ये आपका 16% G है, तो 0.16 हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद में ये आपका D0 है, पिछले साल का बता रहा है, एक साल आगे का नहीं बता रहा, पिछले साल या इस साल का, तो D0 हो गया 4 रुपये, ठीक है, D0 हो गया। उसके बाद में व्हाट इज मार्केट वैल्यू ऑफ इक्विटी शेयर एज पर डिविडेंड ग्रोथ मॉडल, डिविडेंड ग्रोथ मॉडल के हिसाब से शेयर की वैल्यू क्या होगी। तो देखिए आपको याद होगा P0 इक्वल टू क्या हुआ करता था, D1 अपान R माइनस जी, याद है ना, P0 इक्वल टू D1 अपान R माइनस जी, डिविडेंड ग्रोथ मॉडल के हिसाब से पढ़ा हुआ है हमने। R क्या है यहाँ गिवन है, ये आपका 20%, और G क्या है, ग्रोथ कितना होगा डिविडेंड में, या कंपनी में जो ग्रोथ होगी वही डिविडेंड में होगी 16%, ठीक है। तो हमें R है, G है, D1 नहीं है। D1 कैसे निकालते हैं, D1 इक्वल टू D0 1 प्लस G होता है, D1 इक्वल टू D0, मतलब करंट ईयर में जितना है उसमें G% बढ़ेगा, जैसे अभी 100 रुपये है 10% बढ़ जाएगा, है ना। तो उसी हिसाब से D0 कितना है 4 रुपये, 1 प्लस G कितना है, G है आपको 16% गिवन है, तो इक्वल टू हो जाएगा 4 इंटू 1.16। जब आप इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे 4 इंटू 1.16, 4 रुपये 64 पैसे, 4 रुपीज़ 64 पैसा, ठीक है। तो ये D1 की वैल्यू आ गई, उठा करके अगर हम यहाँ पर रख दें D1 की वैल्यू कितनी 4.64 डिवाइडेड बाई R कितना है हमारा 0.20 माइनस G कितना है 0.16, ये भी कैलकुलेट कर लीजिए, 4.64 अपान 0.04 है ना, 0.20 माइनस 0.16 0.04, बस। अब 4.64 शुड बी डिवाइडेड बाई 0.04, तो ये हो गया 116 रुपये। कितना हो गया फ्रेंड 116 रुपये पर शेयर के हिसाब से ये बिकेगा। तो ये सरल सवाल है, कोई ज़्यादा डिफ़िकल्टी नहीं है। कंपनी के रेट जो है 40 रुपये कोट हो रहे हैं, कोई इसका मतलब यहाँ पर नहीं है, ठीक है। तो 116 रुपये आ गई, आपको समझ में आ गया होगा, बात कर चुके हैं, न्यूमेरिकल सॉल्व कर चुके हैं। अब आते हैं हम इस पर, ये वाले क्वेश्चन पर। तो ये है, देखिए IRR का फार्मूला आपके आंखों के सामने है, इसीलिए मैं कह रहा था कि ये क्वेश्चन थोड़ा डिफिकल्ट होगा। देखिए हमें IRR चाहिए जिसमें हर साल जो है प्रोजेक्ट का कैश फ्लो कितना है 40,000 रुपये 10 साल तक, ठीक है, 10 साल तक, और 2,26,009 रुपये टोटल इन्वेस्टमेंट है, ओके। तो हमें IRR में नेट प्रेजेंट वैल्यू या IRR एक जैसा चलते हैं, हमें क्या करना होता है नेट IRR में क्या करना है कि ये जो 2,26,009 रुपये हैं, ठीक है, हमें 2,26,009 रुपये मिलने चाहिए। कैसे, अगर ये सारा कैलकुलेशन हम कर लें तब, ये सारा आप कैलकुलेट करिए, जहाँ पर C1 C2 C3 C4 लिखा हुआ है इसकी जगह पर हम 40,000 पर ईयर लिख देंगे, क्योंकि हमारा कैश फ्लो 40,000 आ रहा है। तो यानी अगर मैं एक तरीके से लिखना चाहूँ तो पहली बात तो थोड़ा स्पेस चाहिए होगा, ठीक है। देखिए हमें चाहिए 2,26,009 रुपये, कैसे 40,000 रुपये आ रहे हैं ईच ईयर में, अपान 1 प्लस R हमें पता करना है, 1 प्लस R की पावर 1, दूसरे में 40K लिख दे रहा हूँ, 1 प्लस R की पावर 2 प्लस 40K अपान 1 प्लस R की पावर 3 प्लस 40K अपान 1 प्लस R की पावर 4, और ये कब ततक 10 साल तक होना है, तो 40K अपान 1 प्लस R की पावर 10। मैंने तो ऐसे लिख दिया डाट डाट करके, बट डाट डाट से काम नहीं चलेगा, आपको पूरा लिखना पड़ेगा। ये हर जगह 40K कर लीजिए, ठीक है, 40K करिए। अब आपको क्या करना है, R की कौन सी वैल्यू, R की ऐसी वैल्यू जो इसको R की वैल्यू मान लो मैं 10% रख दूं तो ये आ जाना चाहिए। मेरा टारगेट ये है। आपके पास ऑप्शन है 8%, 9%, 10% और 12%। मेरे ख्याल से ये आपके 4 ऑप्शन हैं, 8%, 9%, 10% एंड 12%, ठीक है। अब देखो इसमें
ऑप्शन दे रखा है तो हिट एंड ट्रायल मेथड को यूज किया सकता है। ये बीएफएम नहीं है कि इनपुट करना है, तो ऐसे में अच्छा है हमारे लिए, ठीक है। अब थोड़ा सा जब आप ऑप्शन सेलेक्ट करना फ्रेंड्स ना, तो वहाँ पर थोड़ा सा एक टेक्निक बता रहा हूँ आपको, वो चीज़ यूज करिएगा, थोड़ा सा बचत होगा समय का, वरना चारों ऑप्शन चेक करने पड़ेंगे। एक तो ये ना कि ऐसा ऑप्शन लीजिए कि उससे कम अवेलेबल रहे या उससे ज़्यादा अवेलेबल रहे। कहने मतलब ये हुआ कि जैसे 8% को मत लीजिए, क्यों ना लें, क्योंकि 8% से नीचे कोई है नहीं, है ना। इसी तरीके से 12% को ऑप्शन ना लें, क्यों, क्योंकि 12% से ऊपर कोई नहीं है। ओके, ये क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि आप याद करिए जब हम वैल्यू कैलकुलेट करेंगे आर की, मान लो ये आर की वैल्यू पुट करके जब हम कैलकुलेट करते हैं, मान लो 2,10,000 आ गया फॉर एग्जाम्पल, हमने आर इक्वल टू 9% रखा, कितना, आर इक्वल टू 9% रखा, और हमारा 2,10,000 आ गया, तो हमें 2,10,000 आया है और चाहिए कितना, 2,26,000, तो आया कम है, वैल्यू ज़्यादा चाहिए। तो जब वैल्यू ज़्यादा चाहिए तो रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या करेंगे, कम करेंगे। वैल्यू ज़्यादा अगर चाहिए होगी तो रेट ऑफ इंटरेस्ट को कम करेंगे। आपने 9% ले रखा है और कम करना है, इसका मतलब आपका आंसर 8 होने के चांसेस हो गए, 8 हो जाएंगे। मैं यही कह रहा था कि अगर आप जैसे 9% को रखेंगे तो अगर कम करने के लिए बोलेगा तो 8% की तरफ भाग जाओगे, ज़्यादा करने के लिए बोलेगा तो 10% की तरफ भाग जाओगे, विकल्प है तुम्हारे पास। लेकिन अगर मान लो 8% हमने लिया और तो वहाँ पता चला कि कम करने को तो बोलेगा नहीं, ज़्यादा करने के लिए बोलेगा, तो अब हमारे पास 9% भी है, 10% भी है और 12% भी है। इवन हियर इज ऑल्सो, मान लो 9% तुमने लिया और ज़्यादा करने के लिए बोला तो 10% और 12% दो विकल्प हैं, है ना। लेकिन फिर भी लिमिटेशन है। मेरा कहने मतलब ये है कि एक्सट्रीम वैल्यूज मत सेलेक्ट करिएगा, एक्सट्रीम वैल्यू छोड़ दीजिएगा, यही दोनों में से कोई एक वैल्यू पुट कर लीजिएगा जो बीच वाली हो। पुट करेंगे तो आपको आइडिया, या फिर किस्मत अच्छी रहे भाई कि सीधे सीधे रख दो और आंसर आ जाए। तो मैं जैसे मेरा मन कर रहा है इसमें 8, 9, 10 और इस परसेंट में 8%, 9% और 10% में और 12% में मेरा मन कर रहा है कि मैं 10% चूज करता हूँ, तो मैं क्या करूँगा, यहाँ 10% रखूँगा हर जगह, 0.1 है ना, ये रखूँगा 0.1, यहाँ 40,000 लिखूँगा, 10% लेकर के मैं कैलकुलेशन करूँगा इसकी। तो वही किया गया है, देखिए यहाँ पर ये हर जगह 40,000 है आपके पास में, ठीक है, यहाँ तक, और ये 2,26,009 होना चाहिए। उसके बाद में आर की वैल्यू 10% रखी, ठीक है, तो ये रखना शुरू किया यहाँ पर 10% तक, ठीक है, 10% रखा, इसीलिए 0.1 है ना। आर की वैल्यू कितनी आ गई, 0.1, 1 प्लस आर है, ये वैल्यू रखेंगे पूरा। अब हर एक पावर को कैलकुलेट करिए, यानी कि 1.1 की पावर 1 से लेकर के 10 तक, ये पूरा कैलकुलेट करिए, फिर इसको डिवाइड करिए, 40,000 को 1.1 से, 40,000 को 1.21 से, इसे डिवाइड करिए, फिर जो वैल्यू आएगी वो पूरा जोड़ जाड़ लीजिए। अब आया हमारा 2,45,084। यही मैं कह रहा था कि मतलब ये वाकई बहुत अच्छा खासा कैलकुलेशन रह रहा है। एक छोटे से सवाल के लिए इतनी सारी कैलकुलेशन, इतनी सारी मगजमारी, मतलब एक नंबर में ये व्यर्थ है। इफ़ इट इज़ गिविंग यू 1 मार्क्स, लीव इट, क्योंकि इतने में हो सकता है 10 न्यूमेरिकल सॉल्व हो जाए जितने में ये एक न्यूमेरिकल सॉल्व। तो हमारे पास कितना आ गया, 2,45,784, 2,45,784 रुपये हमें मिल गए, ठीक है। आर की वैल्यू कितनी रखी थी मैंने, 10%, कितनी रखी थी, 10%। अब देखो मुझे चाहिए कितना, 2,26,009 रुपये, इसका मतलब मुझे कम चाहिए, मुझे वैल्यू क्या चाहिए, कम चाहिए। आया कितना है, 2,45,784, जब हमने 10% लिया है, तो वैल्यू मुझे कम चाहिए, मुझे वैल्यू क्या चाहिए, कम चाहिए। वैल्यू कम चाहिए, इसका मतलब रेट ऑफ इंटरेस्ट मुझे ज़्यादा लेना पड़ेगा, दैट मीन्स कि आर शुड बी ग्रेटर देन 10, 10% से ज़्यादा होना चाहिए। अब विकल्प में हमारे पास 8, 9, 10 और 12 ही है, 10% से ज़्यादा मतलब सीधे सीधे रेट ऑफ इंटरेस्ट 12% हो जाएगा, आपका काम खत्म। यही लिखा हुआ है कि योर आंसर शुड बी 12%। अब ये हम लकी रहे, मान लो कि जैसे हम किस्मत वाले रहे, ऐसा हो गया, मान लो तुमने 9% ले लिया होता फॉर एग्जांपल, तो फ्रेंड्स अगर आप 9% लेते तो एक बार आपको और हिट एंड ट्रायल के तौर पर आगे भी बढ़ना पड़ता, एक और ऑप्शन लेना पड़ता। ये तो हमारी किस्मत थी कि हमने 10% ले लिया और पता चला कि उससे ज़्यादा मांग रहा है तो हमारे पास 12% है। लेकिन मान लो कि अगर हम 9% ले लेते फॉर एग्जांपल, तो 9% लेते तो 9% से ज़्यादा वो कहता तो 10% भी हमारे पास रहता और 12% भी रहता, तो अभी भी हमें इन दो के बीच में चुनाव करना पड़ता। उस चुनाव के लिए हम फिर से ये पूरी राम कहानी फिर से करते। अब आप क्या करते, 9% तो ले ही लिया था, उसमें गोबर गणेश हो ही गया है, अब 10% लेते और इसको पूरा करते, उसमें गड़बड़ हो चुकी थी तो इसको करते, ठीक है। तो ये है मतलब जो बेसिकली हमें आपको समझाना था। तो 1 नंबर के लायक तो ये क्वेश्चन है नहीं भाई, छोड़ देना। अगर कोई और क्वेश्चन ना आ रहा हो तो भले कर लेना, ओके।
तो कुल मिलाकर के मैकमिलन की बुक में जितने भी न्यूमेरिकल्स आपके लिए दिए हुए थे वो सारे मैंने आपको सॉल्व कर दिए। इसकी PDF टेलीग्राम पर शेयर्ड है। अगर आपने टेलीग्राम नहीं ज्वाइन किया है तो बस चैनल का जो नाम है वही सर्च कर लीजिए, CAIIB विद अशोक, ठीक है। ये चैनल का नाम है, टेलीग्राम पर सर्च कर लीजिए, वहाँ ज्वाइन कर लीजिए। PDF आपको मिल जाएगी। PDF ऐप पर भी अवेलेबल है, वहाँ पर भी अवेलेबल, जहाँ से भी आप चाहें। गूगल ड्राइव पर भी डाल दी गई है, वहाँ से भी ले सकते हैं, ठीक है। तो ये हो गई बातें फ्रेंड्स, जो है मेरे ख्याल से यहीं पर हम लेक्चर को एंड करेंगे। एक दो बातें जो मैं बार बार बताता हूँ आप लोग सुनते नहीं हैं, वो देख लीजिए। दो बातें ज़रूर ध्यान रखिए। पहला, एक तो भाई ना टाइम से पहुँचिए, टाइमली। जैसे यदि पहला बैच जो है 8:15 बजे गेट बंद होता है, तो अगर आप 8:16 पर पहुँचेंगे तो आपको अलाउ नहीं करते। बहुत सारे सेंटर ऐसे हैं जो अलाउ नहीं करते। तो प्लीज़ 10 मिनट 5 मिनट पहले पहुँचिए। अगर 8 बजे का रिपोर्टिंग टाइम है तो 8 बजे पहुँच जाइए ना, 15 मिनट बाद क्यों पहुँचना। ओके, टाइमली पहुँचिए, पहली चीज़। दूसरा, इन्विजिलेटर जो वहाँ पर लोग लगे उनके साथ आर्गूमेंट मत करिए, उन लोगों के साथ आर्गूमेंट मत करिए। क्या हुआ, लेट पहुँचे, मतलब एक क्या कई सारे लोग थे। ही वॉज चीफ मैनेजर, वो चीफ मैनेजर हैं किसी बैंक में, और 8:17 पर पहुँचे, 8:15 पर गेट बंद हो गया। अब हुआ क्या कि बहस शुरू हो गई कि 2 मिनट के लिए आप अलाउ कर दीजिए मुझे, ये है वो है। बहस शुरू हो गई, तो बहस सारी हो गई। आफ्टर उसने उनका एडमिट कार्ड ले लिया कि चलो सर कोई नहीं, एडमिट कार्ड दे दो, मैं ज़रा सा ऊपर बात करके देखता हूँ कि क्या हो सकता है। उसके बाद आफ्टर वो दे वेंट इनसाइड, और अंदर जा करके उन्होंने डिवेयर कर दिया व्यक्ति को, उन पर्सन को डिवेयर कर दिया। IIBF के अगले एग्जाम में वो CIB का एग्जाम नहीं दे सकते हैं। आप समझिए 2 नुकसान हो गए। एक तो आप लेट पहुँचे, गेट में नहीं एंट्री हुई, ऊपर से आपने आर्गूमेंट कर लिया तो आपको डिवेयर भी कर देते। तो इन्विजिलेटर के साथ सेंटर पर बिल्कुल पेशेंस रखिए। मानता हूँ गुस्सा सबके अंदर होता है, पर हर जगह गुस्सा नहीं दिखाया जा सकता है ना। इंडियन आर्मी उधर सामने खड़ी है और हम जो है एक गन लेकर के कितना गुस्सा दिखा लेंगे, समझिए इस बात को, ठीक है। गुस्सा हर जगह नहीं दिखाया जा सकता है। घर में दिखा लीजिए, सब सुन लेंगे, बाहर में दिखाएंगे प्रॉब्लम होगी। ओके, तो बेहतर है कि अपने गुस्से पर काबू रखें, है पेशेंस, ओके, और टाइमली पहुँचे। दोनों चीज़ें है ना की जा सकती हैं। क्योंकि मतलब हर बार मैसेज देता हूँ, बताता रहता हूँ, उसके बावजूद भी मेरे ख्याल 4-5 मैसेज ऑन एवरेज मेरे पास या कॉल्स आ जाती हैं कि सर मैं 1 मिनट लेट हुआ था और गेट बंद कर दिया उन्होंने। ये अच्छा, ऐसा नहीं है कि हर सेंटर पर ऐसा होता है। ये कुछ सेंटर पर एकदम मतलब लकीर के फ़कीर लोग बैठे होते हैं, वो मानते ही नहीं। वो मतलब डिसिप्लिन का लेवल ही नेक्स्ट होता है उनका। और कुछ सेंटर ऐसे हैं, ऐसा भी हुआ है कि लोग जैसे 8:30 बजे से पेपर शुरू होता है, 8:35 पर भी पहुँचे, उनको भी बैठा दिए, कोई बात नहीं बेटा आओ देख लो तुम अपना, अगर तुम्हारा चांस बनता है देन डू इट। तो इट डिपेंड्स कि आपका सेंटर कैसा है। तो हम चांस नहीं ले सकते हैं। मेरी आपसे रिक्वेस्ट रहेगी टाइमली पहुंच जाइए, इन्विजिलेटर या फिर वहाँ पर स्टाफ मेंबर के साथ आर्गूमेंट ना करिए। ये दोनों चीज़ें अवॉइड करिए प्लीज़, जो है आप सभी के लिए फ़ायदेमंद रहेगा। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स।